हम अब शुरू करते हैं। बिफोर आई मूव अहेड, आज का लेक्चर जो है इज एक्चुअली गोइंग टू बी थोड़े से मिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे, बिकॉज हम जो स्टार्ट्स वाला पार्ट है उसके ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगला टॉपिक भी आज शुरू करा दूंगा। अगला टॉपिक जो है, आई मीन जो नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ हमने जो चंक पूरा करना था वो आज हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। वाइल सेइंग दैट, जो नेक्स्ट वीक में जो हमने चीजें पढ़नी है वो जनरली जो है वो डेटा एनालिटिक्स की जो इंडस्ट्री है उसके इकोसिस्टम को समझने से रिलेटेड है। सो नथिंग जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर मतलब कोई एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं है। यानी कि यस, एक हिस्सा एक्सरसाइजेस का है जिसमें हमने फोरकास्टिंग का काम करना है, लेकिन उससे पहले हमने बेसिकली कुछ हम स्लाइड्स वगैरह देखेंगे जिसके अंदर आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि पूरा जो एनालिटिक्स का इकोसिस्टम है वो सड़क चलता किस तरह है। बिकॉज यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, स्पेशली व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ, कैसे यार क्या रोल्स अवेलेबल हैं और मैं उनके अंदर जो है ना कैसे कहाँ पर फिट हो सकता हूँ। तो उसके लिए जरूरी ये है कि इन लाइक डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इट इज जो है ना डिफरेंट रोल्स जो हैं डेटा की कैपेसिटी में चल रहे होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर फिट होते हैं, उन पर क्या क्या काम होता है, वो मैं जो है ना थोड़ा सा आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आई विल जस्ट स्टार्ट टुडे रादर देन डूइंग इट नेक्स्ट वीक। और ऑल्सो अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज लेट मी नो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, कोई चीज समझ ना आई हो। ओके, ऑलराइट। सो बिफोर आई मूव अहेड, कल मैंने सरसरी से आप लोगों को बताया था कि एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम नाम की एक चीज होती है। ठीक है। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है शायद मैंने बड़ा जरा तेजी में बता दिया, लेकिन ये है कि इसको मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये समझ आए कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो क्या चीज है और क्यों जो है ना इट्स सो सेंट्रल टू दी होल नॉलेज एरिया ऑफ ये स्टेटिस्टिक्स। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पास एक जैसे कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल निकालना शुरू किए, ठीक है, उन सैंपल्स की जो मीन होगी, ठीक है, वो जिस तरह आप सैंपल्स बढ़ाते रहेंगे वो और उन वो जो मीन्स आप इकट्ठी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो आपकी पॉपुलेशन की एक्चुअल मीन है उसके साथ अलाइन हो जाएगी। ठीक है। और ये चीज हमने ऑब्जर्व भी की थी जब हमने ये यहाँ पर यूज करने की कोशिश की थी, और हमने ये देखा था कि ये एक्चुअली इसी तरह ही होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जो है ना क्या उन पे भी ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर जो है वो नॉन नॉर्मल है, इट्स लाइक दिस, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये वही टू हम्प्ड जिसे कहते हैं ना एक मीन है, जो कि जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आउटलायर्स हैं और ये एक सॉर्ट ऑफ अपनी कैटेगरी, ये हो सकता है कि ये इटसेल्फ एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा की जिसको सेपरेटली देखना जरूरी हो। लेकिन अगेन अगर ऐसा डेटा सेट भी है तो उसकी भी तो कोई मीन और मीडियन बन रही होगी ना। अब आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि इस डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स टाइप की एक चीज है, तो इसका जो मीन है वो राइट साइड को स्क्यू हुआ है। ठीक है। तो क्या सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस केस में भी चलेगा? ऑफ कोर्स वो चलेगा। इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क बिकॉज इफ आई गो हेड एंड एनिमेट दिस, मैं 10,000 जो है सैंपल निकालता हूँ इसके अंदर से बार 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 बार, ठीक है, और हर सैंपल के अंदर जो है ना 5 एक्सट्रैक्शन मैं कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि इसने अपने आप को मोर और लेस जो है ना अब बड़ा अलाइन कर लिया है विद द मीन ऑफ द डेटा, और जो मीन है वो 14.08 है। इस वाली जो है ना सारी की सारी जो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है और जो एक्चुअल मीन है वो भी 14.08 है। अच्छा, अब आपके जहन में ये आएगा कि शायद ये सही तो निकाल रहा है। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ये सही तो निकाल रहा है लेकिन एक्चुअल में ये पॉपुलेशन की मीन नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स जो हैं वो सेपरेट हैं। ठीक है ना, देर इज दिस ग्रुप एंड देन देर इज दिस ग्रुप। ठीक है, मीन तो उसने ठीक निकाल दी है लेकिन एक्चुअली में तो अगर देखा जाए तो इस वाले ये वाला जो सेक्शन है दिस वन, ठीक है, इसकी मीन यहां पर कहीं बन रही है और ये वाला जो सेक्शन है इसकी एक सेपरेट मीन बन रही है यहाँ पर। ठीक है। सो इसलिए जो है बेसिकली कोशिश की जाती है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसमें आउटलायर्स ना हो। बिकॉज आउटलायर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को कहीं इकट्ठा कर गए।
ठीक है ना, और इकट्ठा कर गए हैं, या एक ग्रुप था जिसको सेपरेटली देखना जरूरी था, आपने उसको भी बेसिकली इसी डेटा के अंदर डाल दिया। सो इसलिए जरूरी ये है कि इसमें से जो है ना डेटा को नॉर्मलाइज किया जाए। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो उससे जो है बेसिकली आपके पास जो ट्रू मीन आएगी वो एक ही ग्रुप की आएगी, और वो जो है बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल, मेरा मतलब यानी इसकी दैट इज गोइंग टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह अगर आपका ये तो मैंने एक कस्टम एक वो बनाया था, अगर मैं यही चीज जो है ना मैं इसके अंदर स्क्यूनेस क्रिएट कर दूं। ठीक है ना, अब ये राइट स्क्यू हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी एग्जैक्टली जो है ना ये इसी किस्म का एक प्रॉब्लम जो है ना वो है। अब यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पर एक टेल है, तो ग्रुप एक ही है लेकिन उसकी एक टेल है। अब यहाँ पर भी अगर मैं इफ आई गो हेड एंड एनिमेट दिस, और इनफैक्ट मैं ये करता हूँ कि मैं इसको डू दिस। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये बेसिकली अगेन अलाइन तो हो गया इस मीन के साथ। ठीक है, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स कि इसकी एक्चुअल ट्रू मीन या सेंट्रल पॉइंट जो है ना वो पॉसिबली यहां कहीं पर है, इट इज नॉट ओवर हेयर समवेयर, विजुअली अगर देखा जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, डज दिस मेक सेंस या नहीं? जी सर बिल्कुल। अच्छा, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? सो एनी क्वेश्चंस? आई मीन कुछ सवाल है तो प्लीज आस्क। प्रॉब्ली ये क्वेश्चन। जी सर एक सवाल था। जी जी। सर आपने ये एक सैंपल लिया है और आपने उसका एक मीन दिया, अगर आप पूरी पॉपुलेशन में कोई आप दूसरा सैंपल ले तो हो सकता है कि उसका मीन थोड़ा और साइड में जाके या किसी लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो, इज इट पॉसिबल? अच्छा, आप ये जो है ना ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, दिस इज द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, और जो यहाँ पर जो डेटा गिर रहा है ना वो एक्चुअली वो आपकी सैंपल वो सैंपल था। ठीक है, उसके अंदर से जो मीन निकल रही है वो यहाँ पर गिर रही है। तो यस यू आर राइट, एक्चुअली में ऐसे ही होगा। जब आप सैंपल्स लेंगे ना तो सैंपल्स यूं 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 गिरेंगे और उनमें से एक मीन गिरेगी। ठीक है, अगर मैं इसको एनिमेट करूं तो एक्चुअली में यही हो रहा है ना। ये आपने एक सैंपल लिया था, एक मिनट करें यार, मैं इसको क्लियर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये एक अदद मैंने सैंपल लिया। ठीक है, एनिमेशन से पेज ज्यादा ज्यादा बेहतर समझ आता है। सो ये एक सैंपल लिया। अब आप देखिए कि सैंपल जो है वो कहाँ कहाँ पर गिर रहा है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, लेकिन उसकी जो मीन है वो यहाँ पर गिर रही है। ठीक है, आई डू द सेम अगेन, मैंने फिर पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया, उसकी जो मीन है फिर वो यहाँ पर गिरी। अगेन आई डिड द सेम, अगेन 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 एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब मैं करता रहूंगा तो उसके मीन्स यहाँ जमा होते रहेंगे। तो यस, जो सैंपल है वो राइट और लेफ्ट हो सकता है, लेकिन उसकी जो मीन है ना वो अपने आप को स्ट्रक्चर करना शुरू कर देती है राइट ऑन टॉप ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सही। ठीक है, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, इसमें प्रोबेबली आप लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि अच्छा यार ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की ऑथेंटिसिटी क्या है, कि ये क्यों, व्हाई डू वी थिंक दिस इज द राइट approach, or this is the way of handling this, या this is the authentic way of actually thinking about के जो है ना आपकी जो सैंपल्स की मीन है वो पॉपुलेशन की मीन के साथ अलाइन हो जाती है। ओके, सो ये बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है ओवर टाइम। यू नो जिन लोगों ने भी बेसिकली स्टेटिस्टिक्स को यूज किया है या उन्होंने बेसिकली सैम्पलिंग वगैरह की है जाकर इन दी इन द रियल वर्ल्ड, दे हैव एक्चुअली फाउंड आउट कि जब आप पॉपुलेशन के अंदर से कंसिस्टेंटली सैंपल्स जो हैं वो लेते रहें तो एक वक्त आता है कि आपकी जो सैंपल्स की एवरेज है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन की एवरेज के साथ अलाइन हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक दिस इज समथिंग दैट इज इन नेचर। ये नेचर के अंदर जो है ना ये इनेट एक चीज रखी गई है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह गोल्डन रेशो के बारे में अगर आपने सुना हो कि देयर इज अ गोल्डन रेशो दैट एक्चुअली वर्क्स इन नेचर। ठीक है,
इसी तरह बिल्कुल ये जो मूवमेंट ऑफ द सैंपल नंबर्स टुवर्ड्स सेंट्रलिटी है ना ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल नेचर के अंदर ये इस तरह है, ठीक है ना, कि जब आप बहुत लार्ज नंबर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सैंपल की एवरेजेस हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाती हैं विद दी पॉपुलेशन की एवरेज। और दिस इज एक्चुअली, अगर देखा जाए, जो कि फाउंडेशन है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है, आपने किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करना है कि अच्छा यार, इस छोटे सेट की बेसिस पे मैं बड़े सेट के बारे में पोस्टुलेट करना चाहता हूं या जानना चाहता हूं, तो दिस इज द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये समझना जरूरी है। मूविंग हेड, आगे अब चलते हैं, अगर किसी को सवाल नहीं है सर थोड़ा सा कर्टोसिस का एक्सप्लेन करेंगे। कर्टोसिस का, अच्छा कर्टोसिस का एक्सप्लेन करूं, ठीक है। कर्टोसिस इज सिंपली द प्रोसेस, अच्छा आपकी जो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनकी टेल्स होती हैं, वो हमने ऑलरेडी देखा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी टेल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि इसकी एक टेल है, लेकिन कर्टोसिस जो है ना, वो इस टेल की थिकनेस को बेसिकली मेजर करने का एक पैरामीटर है, ठीक है। और असल में प्रॉब्लम ये है कि टेल होना इटसेल्फ जो है ना वो इज प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज वी सॉ कि टेल होने की वजह से आपकी जो एवरेज है और जो आपकी मीडियन भी है, इनफैक्ट वो थोड़ा सा खिसकना शुरू हो जाता है टू द राइट और द लेफ्ट। बट अगर आपके पास अगर आपका कर्टोसिस होगा ना, तो कर्टोसिस में ये जो पुल इफेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट ओनली हैव वैल्यूज, यू हैव एक्चुअली वैल्यूज जो कि विच आर सिग्निफिकेंट इन नंबर, जो कि ज्यादा है। तो आपकी टेल ही नहीं, आपकी टेल जो है वो फैट भी है, तो आपका जो ये जो इम्पैक्ट आएगा ना यहाँ पर, वो ज्यादा होगा। और कर्टोसिस के केस में, टेल के केस में तो यू कैन प्रोबेबली जस्ट ड्रॉप द आउटलायर्स, लेकिन कर्टोसिस के केस में इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप जो है, जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, ये जो हमने ये चीज बनाई थी ऐसे, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बेसिकली सेपरेटली देखा जाए, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर ना सिर्फ ये मैम ये खाली इस हम्प के लिए आउटलायर्स है ना, लेकिन ये इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जो कर्टोसिस के केस में वो इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक हो गया ना। तो उसको शायद सेपरेटली देखना एज अ सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी मोर स्मार्ट, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग हेड, मैं बेसिकली अगली जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? एनी बिफोर दैट, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? A hypothesis is actually just an educated guess. You think that something exists or does not exist, या एक चीज होगी या नहीं होगी। So it's simply an educated guess about something in the world around you, ठीक है ना। But that guess should be testable either by experiment or observation. तो let's say कि basically आप ये कहते हैं कि अच्छा लेट्स से कि हमें पता है कि डेंगू जो है विच कैन बी फेटल, ठीक है, वो एक खास किस्म के मच्छर की वजह से कॉज होती है, ठीक हो गया ना। वो अगर आप लाइक आजकल इश्तिहारात भी देखते हो तो उसके अंदर एक खास किस्म का मच्छर होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डेंगू फैलाता है, ठीक है। अब द पॉइंट इज के ये जो फैक्ट है, दिस वुड हैव बीन एन ऑब्जर्वेशन एट सम टाइम, या ऑब्जर्वेशन होगी किसी जमाने में, या फिर ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस होगा किसी का कि अच्छा यार ये जो है ना, ये नॉर्मल मच्छर जो है ये यूनी इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं फैल रहा, ये बेसिकली किसी और मच्छर की स्पीशीज है उसकी वजह से फैल रहा है। अब हाउ वुड आई टेस्ट के जो है ना डेंगू किसी और जो है ना मच्छर की वजह से फैल रहा है। अब उसके लिए यू कुड इधर ऑब्जर्व, ठीक है ना, द पेशेंट्स, या वाइल्ड में जाकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा यार ये स्पेसिफिक किस्म का जो है ना मच्छर है जिसके ये जब काटता है तो बेसिकली डेंगू फैलता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी हाइपोथेसिस की नेचर डिफरेंट किस्म की है, लेट्स से कि मेरी हाइपोथेसिस की नेचर ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जी अगर कस्टमर्स जो हैं वो 3 महीने बिल ना दें टेलीकॉम की, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, 3 मंथ्स अगर जो है ना कस्टमर जो है ना वो टॉप अप ना कराए या वो जो है ना बिल ना दे, तो उसका मतलब है कि वो चर्न कर जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चर्न जो है
वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, या वो बेसिकली चर्न कर देगा। अगर उसने 3 महीने बिल ना दिया तो वो चर्न कर देगा। अब ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब मैं इसको इसको मैं टेस्ट कैसे करूंगा? अब इस केस में आई वुड प्रोबेबली नॉट ऑब्जर्व, आई वुड प्रोबेबली सेट अप एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा? मैं ये करूंगा कि मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, मैं बेसिकली उस डेटा को सिंथेसाइज करूंगा, देखूंगा जो है ना कि अच्छा यार वाकई क्या ये ट्रेंड है, क्या 3 महीने जो 3 महीने जो कस्टमर जो हैं वो अपना बिल जो है ना, जिन कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग हो वो फिर कभी रिटर्न नहीं करते, ठीक है ना। तो देन वंस आई हैव एक्चुअली सीन द डेटा, तो देन आई वुड बी एबल टू से कि अच्छा हाँ यार दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, ठीक है ना, कि हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। So this is what a hypothesis is. It's just a guess that you then need to test through observation or through experiment. Or what is hypothesis testing? It's a way to test the results of a survey experiment to see if the results are meaningful. तो अब आप जब hypothesis setup कर रहे हैं तो उसके बाद जरूरी ये है कि आप उसको टेस्ट करें, क्योंकि मैं मतलब जब आपने टेस्ट कर लिया, ऑफ कोर्स जब आपने टेस्ट कर लिया तो उसके लिए उसके बाद जरूरी ये है कि आप you have some sort of a measure that can tell you कि यार ये जो मैंने टेस्ट किया है इससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये मीनिंगफुल भी हैं या नहीं है, ठीक है ना। आर दे इवन मीनिंगफुल और नॉट? क्या ये जिसको कहा जाता है कि आर दे इवन स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है ना। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट कि दे आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट? यू कुड प्रोबेबली आर्ग्यू कि यार जब वो उस सेट के ऊपर मैंने अगर जो है ना एक दफा टेस्ट कर लिया और वो जो है ठीक निकल आए उस सेट ऑफ डेटा के लिए, तो देन दे शुड बी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, और उनको उनका यूज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो जाना चाहिए और वो जो टेस्ट केस है वो अप्रूव हो जाना चाहिए। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। द रीजन दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स इज बिकॉज जो भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं इट हैज टू how would I say that? उसको basically it has to be valid across different times, ठीक है ना, और different scenarios। यानी कि अगर आपने एक hypothesis जो है उसको you've tested a hypothesis and you found it to be correct, तो जरूरी ये है कि वो खाली यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो होल्ड ना करे, फिर वो ग्लोबली होल्ड करे, ठीक हो गया ना। वो जो है it cannot be a case कि वो यहाँ पर जो है ना वैलिड है और वो इनवैलिडेट हो जाता है अगर आप यूएसए लेकर जाते हैं उसे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप लोगों में से किसी ने ब्लैक स्वान का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? Does anybody know about the concept of black swans? एक बड़ी अच्छी किताब भी है इसके ऊपर, आई थिंक नसीम तालिब की, द ब्लैक स्वान। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे जो पता है वो ये कि जब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहा था, जैसे मतलब कोविड है, इट वाज अ बिग थिंग, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, और लाइक लोगों को पता नहीं होता हाउ टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस। एब्सोल्युटली। सो ये बिल्कुल आप ये जो है ना ब्लैक स्वान एज एन how would I say that, it's now used as an euphemism या an analogy to explain very wild events, but in reality black swan की जो concept है वो निकला black swan से। yes, हमें ये लगता है swans कभी भी black नहीं हो सकती, right? We've always thought of swans as white, and and the general hypothesis that swans are white prevailed till one day they found कि जी swans black भी होती हैं, ठीक है ना। सो एक एक्सट्रीम इवेंट जो है ना उसको जो है ना ब्लैक स्वान जो है ना इवेंट कहा जाता है इसी वजह से, बिकॉज जनरली इट वाज कंसिडर्ड कि स्वान्स जो है वो व्हाइट ही होंगी, कभी भी ब्लैक नहीं हो सकती। तो एक दिन वो व्हाइट जो है ना स्वान्स के साथ ब्लैक स्वान भी निकल आई, तो ये पूरा हाइपोथेसिस जो है ये फेल हो गया। तो नाउ वी नो कि देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट स्वान्स, ठीक है। सो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि द हाइपोथेसिस हैज टू एक्चुअली इट हैज टू बेयर द स्ट्रेस ऑफ टाइम एंड ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसलिए इट हैज टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। उसके ऊपर कुछ टेस्ट होते हैं जो कि रन होना लाजमी होते हैं, जो कि इस चीज को टू अ सर्टेन एक्सटेंट वैलिडेट करते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट किया है और फिर उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया है, तो दिस इज गोइंग टू
bear the test of time and different geographies. ठीक है. अच्छा, अब इसमें in order to understand, whenever you set up some sort of a hypothesis, the first thing that you need to know is that there is a null hypothesis. अच्छा, अब a null hypothesis is an anti hypothesis. यानी कि let's say कि मैं अगर ये कहता हूं कि मेरा hypothesis ये है कि customers who do not pay, who have not paid the bills for the last 3 months will churn. ये मेरा hypothesis है. So the null hypothesis is always going to be the anti of this hypothesis. So the null hypothesis in this case would be that the customers who have not paid the bills for the last 3 months do not churn. ये एक hypothesis हो सकता है, and this is a null hypothesis. So whatever you are assuming, whatever your educated guess is, a null hypothesis always negates that. Is that clear? Yes sir. Yes sir, लेकिन ये null hypothesis किस point पे enter होता है? After the hypothesis has been tested? नहीं, ये basically जब आप hypothesis setup करते हैं टेस्ट करने से पहले, तो साथ में ही आप null hypothesis, हाँ जी, साथ में ही आप null hypothesis भी लिख लेते हैं. Okay. अच्छा, और null hypothesis क्यों जरूरी होता है? उसकी no worries. अच्छा, null hypothesis क्यों जरूरी होता है? ये मैं भी आपको बताऊंगा कि null hypothesis क्यों जरूरी होता है. You know, जब हम एक छोटा सा भी टेस्ट रन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि null hypothesis क्यों जरूरी होता है. Then again, you know, null hypothesis इसलिए जरूरी होता है कि आप जो है if your hypothesis fails, so the default value जो है ना वो फिर hypothesis बन जाती है. दूसरी बात ये है कि ये ज़हन में रखें कि null hypothesis रखना इसलिए जरूरी होता है because what you're saying is कि I mean in general what you're saying is कि, you know, if my hypothesis does not meet the statistical significance requirements, then automatically the null hypothesis takes over. ठीक है? और ये अभी हम देखते हैं कि ये कैसे how does that happen? Else की condition हो गई ना. If this happens, else this. If this happens, then this, or else this. Or else this, yes. ठीक है ना? हाँ, यूं. अच्छा, अब हाइपोथेसिस का जो है ना, ये देखिए फ्रेमवर्क सॉर्ट ऑफ सेटअप कैसे किया जाता है. हम जनरली जो है ना वो टेस्टिंग करते किस तरह है और हाउ डू वी गो अबाउट इट. ठीक है. सो सबसे पहले यू स्टेट योर हाइपोथेसिस, एंड व्हेन आई से यू स्टेट योर हाइपोथेसिस, यू स्टेट बोथ योर H1 hypothesis and H naught hypothesis, and H naught hypothesis is the null hypothesis. So आप दोनों hypothesis जो हैं वो सेटअप करते हैं. ठीक है. आप ये कहते हैं कि यार अच्छा, the customer will churn or does churn if he has not paid for the last 3 months, and the null hypothesis would be कि that is not true. The customer does not churn अगर उसने 3 महीने पे नहीं किया था. ठीक है. अच्छा, अब once you've actually stated this hypothesis, then you start collecting the data. You collect the data जो कि specifically ये question जो है आंसर करे. अब why यहाँ पर data collection क्यों important है? So let me actually give you an example. So let's say कि आप मेरा जो question है, I have a research question, and the research question says कि जिन लोगों का, those people who face some sort of an amputation, यानी कि physical amputation due to diabetes, उनकी जो rate of mortality है वो बहुत ज्यादा है. So my question is, मेरा hypothesis ये है कि people who have faced or who have had their body parts amputated because of diabetes, they have a higher mortality rate in comparison to normal diabetic patients. तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस सवाल को आंसर करने के लिए would I look at the entire population? Would I look at the entire population of Pakistan? Would I look at the entire population of diabetic patients,
or Yes, would I sir. look at the entire population of diabetic patients who have been amputated? Sir, diabetic patients आधा जो amputated है और आधे non amputated है. Exactly. ठीक है ना? And this is why कि आपका जो collection of data है वो depend करता है आपके hypothesis के ऊपर. ठीक है ना? And the reason is because अगर आपने hypothesis set किया था कुछ और data आपने collect कर दिया different, तो आप again you would be lost. You would never be able to prove or disprove your hypothesis. ठीक है? इसी तरह जो है अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जो basically जो rate of mortality in diabetic patients high hai, not only the amputated ones, so then I would not require looking specifically at the amputated set of the data. Then I would actually require looking at the entire set of people जिनको जो diabetic हैं. ठीक है? I mean, मैं मतलब ये मैंने ऐसी like I just cooked something up. कोई इस तरह I don't think that's the case. ऐसे होता नहीं है वैसे, लेकिन ये कि I just cooked up a scenario. ठीक है? So I would actually collect data accordingly, and then I would select some sort of a test statistic. अच्छा, आप test statistic जो है ना, this is ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारे test statistics हैं. Yes, there are different types of test statistics. For example, there are p-values. That's a test statistic. ठीक है? अब p-value हमें क्या बताती है? p-value regression के जरिए हमें ये बताती है कि एक कोफिशिएंट जो आ रहा है या एक रिजल्ट जो आप जनरेट कर रहे हैं वो क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है. ठीक है? बट देन देयर आर टी टेस्ट्स एंड देयर आर एफ टेस्ट्स एज वेल. अब ये भी स्टैटिस्टिक्स हैं. ठीक है ना? अब ये किन सिनेरियोज में इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट मी गिव यू अ सिनेरियो. लेट्स से कि सार्क में जो है ना, सार्क कंट्रीज के अंदर जो है ना एक स्टडी होती है कि ओवर टाइम जो है ना लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंक्रीज हुई. अब उस केस के अंदर यू वुड बी लुकिंग एट द सेम पॉपुलेशन. ठीक है? पॉपुलेशन एट T1 यानी कि टाइम 1, एंड देन द सेम पॉपुलेशन एट टाइम 2. Does that make sense? Because हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओवर टाइम देखें कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या बेहतर हुई है या खराब हुई है. Does that make sense? तो हम T1 जो है वो टाइम 1 है, T2 जो है वो टाइम 2 है. ठीक है? Does that make sense या नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना आप you would not be able to use वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि बेसिकली आप जो है ना एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए जो है ना अगर आपका डेटा है या आपका हाइपोथेसिस है, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें एफ टेस्ट यूज करने पड़ेंगे. अब एफ टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है? एफ टेस्ट जो है ना आपको दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अक्रॉस अगर कोई चेंज आ रही है और वो चेंज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो उसको रिकॉर्ड करने में और उसको स्टेटिस्टिकली वेरीफाई करने में हेल्प करता है. वेयर एज अगर आप एक सिंगल टाइम पीरियड के अंदर जो है ना डेटा देख रहे हैं तो अ सिंपल पी वैल्यू वुड डू द ट्रिक. ठीक है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर याद रखने वाली है कि ऐसे एनालिसिस के लिए जिसमें आप सिंगल टाइम को देख रहे हैं, प्रोबेबली एक जो आपका हाउ वुड आई से दैट अ टाइम सीरीज एनालिसिस जो है या टीएसए वुड डू द ट्रिक. वेयर एज यहां पर इस केस में व्हेन यू आर लुकिंग अक्रॉस टू डिफरेंट टाइम्स आपको पैनल डेटा स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है? पैनल डेटा स्टडी इज जब आपके पास जो है ना एक यानी कि एक ही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो या लोग हो अक्रॉस टू डिफरेंट टाइम्स. सो आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? एक तो यू आर एक्चुअली लुकिंग अक्रॉस टू डिफरेंट टाइम्स. ठीक है ना? हो सकता है ये स्टडी जो है वो 1980 में हुई हो और ये स्टडी जो है 1995 में हुई. ठीक है? यू आर लुकिंग अक्रॉस टू डिफरेंट टाइम्स एंड देन आपके डेटा सेट के अंदर जो है टाइम की ग्रैनुलैरिटी है. देयर इज अ एलिमेंट ऑफ टाइम ओवर हियर एज वेल. तो दिस इज रियली कॉम्प्लेक्स, यानी कि पैनल स्टडीज आर रियली कॉम्प्लेक्स और इसलिए इनके टेस्ट जो हैं या जो इनके ऊपर टेस्ट होते हैं वो भी फिर ज्यादा रिगरस होते हैं. ठीक है? वेयर एज यहां पर टाइम सीरीज एनालिसिस में यू हैव अ सिंगल डेटा सेट और उसके अंदर जो है बस एक ही टाइम की ग्रैनुलैरिटी लाइक दिस.
ठीक है, तो यहाँ पर पी वैल्यूज एंड टी टेस्ट वगैरह जो है वो एक्चुअली डू द ट्रिक. ओके, सो यू सिलेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, यू कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा. हम पी वैल्यू के ऊपर जो है ना काम करेंगे, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है वो सबसे इजी वही है. सो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद दैट, स्टार्ट ऑफ विद दिस प्रोसेस, आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, उसके बाद फिर जब आपके पास जब अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिसीजन. यू ईदर एक्सेप्ट द H naught or you reject the H naught. Never ever write or say कि I have accepted the H1 या मैंने HA जो है उसको एक्सेप्ट कर दिया है. हम कभी भी HA को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते. हम हमेशा H naught को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, so you either accept the H naught or you either reject the H naught. ठीक है, any questions this far? You guys, any questions? Okay, all right. So मैंने p वैल्यू का जिक्र किया था. p वैल्यू, व्हाट इज p वैल्यू? ठीक है ना, आप में से किसी को मालूम है व्हाट इज द p वैल्यू? p वैल्यू क्या चीज है? आसान अल्फाज में अगर कोई बता सके तो. अगर किसी ने कभी रिग्रेशंस वगैरह के साथ काम किया हो, यू नो, या कभी किसी सैंपल डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकालने की कोशिश की हो, व्हाट इज अ p वैल्यू? Okay, theoretically, p-value is simply the probability of updating test results at least as extreme as the results observed under the assumptions that the null hypothesis is correct. Okay? A very small p-value means that such an extreme observed outcome is very unlikely under the null hypothesis. Yes, that's true. And p-values of less than 0.05 or 5% mean that you can reject the null hypothesis. Without getting into or confusing you, सिर्फ ज़हन में अभी ये रख लें, in order to reject a null hypothesis, your p-value should be less than 5%. So ये जैसे कहते हैं ना, अपने पल्लू से बांध ले कि अगर आपने कोई null hypothesis जो है वो रिजेक्ट करना है, तो आपकी p-value जो है 5% से नीचे होनी चाहिए. ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो है ना, अगर आप लोग अपनी एक्सेल की शीट खोल लें, तो मैंने कल शेयर की थी आप लोगों से. सर अगर p वैल्यू 5% से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम नल हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करेंगे? एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगर p वैल्यू p value is greater than 5%, you accept the null hypothesis. You cannot reject the null hypothesis. Okay. अच्छा, इसके अंदर इफ यू कम टू दिस रिग्रेशन एंड p वैल्यू वाला, मैंने if you come to this section over here, आपको ये बेसिकली नजर आ रहा है a small data set. ठीक है, over here, and in this data set you can see that there are sales, and then there are two variables. ठीक है, the variable one is total eatable purchases, others, and the second one is total burger boxes purchased. So ये data set के बारे में मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, this data set is from a retail business. ठीक है, और इसके अंदर जो है आपके पास सेल्स रिकॉर्ड हुई हुई है, इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री की परचेजेस रिकॉर्ड हुई हुई है, और इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री की एक स्पेसिफिक आइटम जो कि बर्गर बॉक्सेस होते हैं उनकी
यहाँ पे परचेजेस रिकॉर्ड होंगे। और व्हाट वी ट्राइंग टू टेस्ट ओवर हियर इज अ रिलेशनशिप व्हिच स्टेट्स दैट कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड व्हाट आपकी इन्वेंट्री परचेजेस plus your burger boxes purchases. So what I'm hypothesizing over here is कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू जिस तरह ऊपर या नीचे जाती है उसी तरह आपकी सेल्स भी ऊपर नीचे जाती है। सर यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था कि जैसे जैसे सेल्स ऊपर जा रही है और तो इन्वेंट्री की भी ऊपर जा रही है। सेल्स ऊपर जा रही है तो इन्वेंट्री की भी ऊपर जा रही है। ओके अच्छा हाँ ये भी हो सकती है, मेरा मतलब क्योंकि जैसे सेल्स इंक्रीज होगी तभी इन्वेंट्री जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें उस पे सेल्स पे तो कोई डायरेक्ट इफेक्ट उस तरह नहीं होगा जब तक। अच्छा दैट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन मजे की बात यह है कि इट इज यूजुअली द अदर वे अराउंड। एंड व्हाई डू आई से दैट कि इट्स यूजुअली द अदर वे अराउंड कि जो परचेजेस है वो आपकी सेल्स के साथ उनका रिलेशनशिप होता है। एक्चुअल में जो जितने भी बड़े रिटेल बिजनेसेस हैं ना, मैकडोनल्ड्स, KFC, इसके अलावा मैं एडिबल अरेंजमेंट्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, वो लोग अपने साल की प्लानिंग ना शुरू में करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो पहले से डिटरमिन कर लेते हैं कि यार इस साल में हमारी जो है ना कितनी सेल होगी, यानी कि वो उसके ऊपर कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, कुछ ग्रोथ रेट लगाते हैं। उसके अलावा जो है वो ये देखते हैं अच्छा यार हमारी पिछले साल सेल कितनी थी, और वो इन्वेंट्री हमेशा पहले ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो एक इन्वेंट्री की जो परचेज है ना, ये ऑटोमेटिकली एक अच्छा डिटर्मिनेंट बन जाती है कि सेल्स की वैल्यू कितनी होगी। Does that make sense? Yes. सर ये तो उस केस सिनेरियो में है ना कि जब आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है एक रिटेल बिजनेस हो, लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप हो उसमें आप क्या उसमें फिर ये है कि फिर ये वेरी करता है ना रिलेशन वेरी करेगा बिजनेस टू बिजनेस में। एब्सोल्युटली, लेकिन जनरली जो आपकी फूड रिटेल बिजनेस है, मैकडोनल्ड्स ये इक्वेशन यूज करता है बाय द वे, ये मैं आपको पहले बता दूं। यानी कि मैकडोनल्ड्स की जो सेल्स, उनका एक अपना एक इंटरनल सिस्टम है जो कि सेल्स एस्टिमेट भी बता रहा होता है आपको, ठीक है ना। यानी कि आपकी स्टोर मैनेजमेंट का सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिकली बैकअप हो रहा होता है इनकी जो ना हब के अंदर। यानी कि इनको एग्जैक्टली पता होता है कि इनकी हर रिटेल, पूरी दुनिया में जो रिटेल है, रिटेल नेटवर्क है, उस पर कहाँ पर कितनी सेल्स होगी। अच्छा, अब दे आर, इनका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि ये जिन्होंने बनाई हुई है, उसके अंदर ये जो आप जो ग्लास इस्तेमाल करते हैं मैकडोनल्ड में, ये जो लाइक पेप्सी के ग्लासेस होते हैं, इनके ऊपर जो लिड्स लगती हैं, वो आप कितनी परचेज कर रहे हैं वो भी उस फॉर्मूले के अंदर जारी होती है। सो दे एक्चुअली यूज द परचेज ऑफ दोज लिड्स इवन इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि आपकी सेल्स कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये आप यही समझे कि ये एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, ठीक है। बट इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं, मैं एम जस्ट सेइंग कि फॉर दिस केस सिनेरियो दैट्स द केस, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में मेरा हाइपोथेसिस 1 क्या कहता है जी, या H1 जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स अमाउंट एंड द टोटल ईटेबल परचेजेस अदर्स एंड टोटल बर्गर बॉक्सेस परचेज्ड। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या यू नो नॉन एग्जिस्टेंट है। और व्हाट इज क्वेश्चन है सर डेटा से रिलेटेड, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, कि सेल्स में वो यूनिट क्या है, मतलब इज इट इन मतलब थाउजेंड्स में है या मतलब मिलियंस में है या it's dollars, it's simply $258 जी। अच्छा ओके Yeah. So this is not in millions में, एक्चुअली ये बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है, ये चंद दिनों की सेल्स है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट लाइक अगर ये आप अगर $258 बता रहे हैं तो उसके हिसाब से आगे इन्वेंट्री परचेजेस वगैरह वो नहीं है काफी, लेकिन ये मतलब हाँ जी बिल्कुल अनइक्वल है, लेकिन ये एक स्टोर की नहीं है, ये खाली इस एक एंट्री के ऊपर ये हाइपोथेसिस जज नहीं कर रहा होगा, ये इन सारी एंट्री के ऊपर हाइपोथेसिस जज कर रहा है। So the idea is to get the average form of relationship, ठीक है ना। यानी कि आपने I wouldn't say the average form, the idea is to get the
to get the overall picture कि अच्छा यार ये रिलेशनशिप है भी या नहीं है, ठीक है ना। वो अब जरूरी नहीं है कि वो हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है कई कुछ जगहों पे आपको ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत सी जगहों पे आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं भी होगा। और ये चीज रादर देन आप नेकेड आई से देखें, लेट द एनालिसिस एक्चुअली गेट यू द आंसर, ठीक है ना, जो कि अभी हम करेंगे कि क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। ओके। इसके अलावा इसको मैं डॉलर कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा आई थिंक, ताकि कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। एक सेकंड। मोहसिन, एक इसमें सवाल है कि जिस तरह इफ आई लुक एट द डेटा सेट, वो ये थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन जैसे 2020 है, 2021 19 सॉरी, Yeah. तो like some sales will definitely be driven by seasonal Time. sales as well, right? Absolutely, they will be. So although there is a high probability, जो हमारी hypothesis one है कि जो seasonal sales होंगी तो उसमें जाहिर बात है आपकी eatable purchases भी उसी तरह ऊपर जाएंगी, burger purchases भी होंगे, but that is not the primary relationship that is actually driving this overall sales. It's basically a seasonal effect. So then how do we then come to that inference या that conclusion कि there is maybe another variable that we have to look into? उसमें सर बिल्कुल that is a very pertinent observation. और मैं जो हूँ पहले अगर ये एक दफा मैं टेस्ट कर लूँ तो then I was actually going to come to this point कि हमने because मैंने क्योंकि बार बार किया हुआ है तो मुझे पता है कि कोफिशिएंट जो है ना थोड़े से ऑफ आते हैं, और द रीजन इज द वन दैट यू पॉइंटेड आउट, इट्स द टाइम एलिमेंट दैट वी डिड नॉट कंसीडर द फर्स्ट टाइम अराउंड, ठीक है। और उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, दैट वी डू इट थ्रू डमी वेरिएबल्स, ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। जस्ट गिव मी लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स ये पहले करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जी हम जो है ना सो आई एम गोना डू दिस थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। मैं एक रिग्रेशन की इक्वेशन रन करूंगा जिसमें मैं फॉर द टाइम को कंसिडर नहीं करूंगा। आई एम जस्ट गोना टेक सेल्स दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू रन दैट रिग्रेशन, ठीक है ना। हाउ एम आई गोइंग टू रन द रिग्रेशन, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है गो टू डेटा एंड देन आई गो टू डेटा एनालिसिस। तो आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबडी वुड हैव एक्सेस टू दिस डेटा एनालिसिस। हर एक के पास जो है ना एक्सेल के अंदर क्या डेटा एनालिसिस की एक्सेस है? जी आ रही है, ठीक है। अब इफ यू क्लिक ऑन दिस, जी सॉल्वर सॉल्वर है लेकिन डेटा एनालिसिस नहीं। अच्छा, इसका डेटा एनालिसिस नहीं, इसको एक्टिवेट करने का तरीका ये, गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, जी, देन गो टू आई थिंक इट वाज एडवांस्ड, नहीं इट वाज नॉट एडवांस्ड, go to add-ins, sorry, go to add-ins, ठीक है। इसमें select Excel add-in and then press go, और इसके अंदर जो है ना ये एनालिसिस टूल पैक अगर आपका चेक नहीं हुआ ना, इसको चेक करके ओके दबा दें, ठीक है सर, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा डेटा एनालिसिस के अंदर ना। देन देयर आर अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स जो कि आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, जिनमें एक रिग्रेशन एनालिसिस भी होता है जो कि ये। सो आई एम गोना रन अ रिग्रेशन, ठीक है। And what am I going to do? I want the input. Just to make you guys understand a little better, my equation was कि मेरी जो sales है उसकी कोई dependency है on the total eatables, ठीक है, plus total burger boxes, ठीक है, and then there is some sort of an error term जो कि शायद मैं capture नहीं कर पा रहा इन दोनों variables के अंदर, ठीक है। और this is my dependent variable or my y, and these are my independent variables or my x's, iv's and iv's, यानी कि x1 and x2, ठीक है जी। So if I look at the solver, sorry not the solver, the data analysis part, यहाँ पर मैं regression पर जाऊं और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि it's asking me for the input y range. So what is the y range? It is again the sales value, right? Because that's my y variable, that's my dependent variable, ठीक है।
and then it's going to ask me for the x variable. ठीक है? अच्छा, अब once I've put all of these in, I need to check a couple of boxes. ठीक है? वो क्या है जी कि मेरे डेटा के लेबल्स हैं, ऑफ कोर्स हैं. अगर मैं लेबल्स नहीं डालूंगा तो फिर मुझे जो है ना प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम ये होगी कि ये देखें, मैं जल्दी से आपको रन करके दिखाता हूँ. अच्छा जी, कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक डेटा. ये देखें, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया अगर मैंने उसको लेबल्स को क्लिक नहीं किया तो. क्यों? क्योंकि उसको नॉन न्यूमेरिक डेटा नजर आ रहे हैं. सेल्स, टोटल ईटेबल और टोटल बर्गर बॉक्सेस, या जो कॉलम के नाम है वो नॉन न्यूमेरिकल है. सर आपने एक्स में क्या डाले मैंने एक्स में सेल्स डाली और वाई में? वाई में सेल्स इज वाई. सॉरी वाई में मैंने माजरत वाई में मैंने सेल्स डाली है. एक्स के अंदर मैंने ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स डाले, ये रेंज डाली, ये रेंज डाली. Okay, so I have to click on labels because my system, the system needs to understand कि जो है ना लेबल जो है वो लेबल्स हैं ताकि वो लेबल्स को सेग्रीगेट कर सके. उसके बाद I don't need to click anything else. ठीक है? Apart from कि जी मैंने नई वर्कशीट पे आंसर देना है या इधर ही देना है. I want to actually do it on a new worksheet. ठीक है? और वो सिलेक्ट हुआ हुआ है. Confidence interval is going to be 95%. I'm not going to tweak with that. ठीक है? और ये जो residuals वगैरह हैं ये मैं नहीं निकालूंगा because residuals जो हैं what are they? They are actually the difference. ठीक है ना? Between जो भी आपका error होता है ना आपके मॉडल के अंदर, residuals जो हैं वो basically उस चीज को कैप्चर कर रहे हैं. So let's not, for the time being, let's not look at that. ठीक है? ये सारी चीजें इनपुट करने के बाद just press OK. तो अब ये देखिए कि आपके पास ये रिजल्ट आ गया. ठीक है? अब दिस इज गोइंग टू कम ऑन अ न्यू शीट. ठीक है? और इस न्यू शीट के अंदर जो चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं या जिनके ऊपर नजर रखना जरूरी है, या जो मैं सबसे पहले देखता हूँ रिग्रेशन के अंदर, वो आपका जो है दैट्स योर आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर. उसके अलावा देन यू हैव योर इंटरसेप्ट वैल्यूज. ठीक है? एंड देन योर पी वैल्यूज. ठीक है? ये तीन चीजें मैं आई वुड स्टार्ट ऑफ विद दीस. ठीक है? स्टैंडर्ड एरर आई वुड नॉट लुक एट राइट नाउ, बट आई वुड जस्ट लुक एट दीस थ्री वैल्यूज. सबसे पहली चीज ये कि आपको जो आपका आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो क्या बता रहा है. एडजस्टेड आर स्क्वायर या आर स्क्वायर इज द मेजर ऑफ मॉडल फिट. व्हाट इट एक्चुअली टेल्स यू इज कि हाउ मच वेरिएशन इन द वेरिएबल y is being explained by the variation in the variable x's. जो x वेरिएबल्स है उनके अंदर कितनी वेरिएशन जो है वो y की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रही है. So in our case it's 34%, which is very good. It's not that bad. ठीक है ना? I mean जो फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं उनमें तो r स्क्वायर बहुत थोड़ा होता है. ठीक है? उसके अलावा r स्क्वायर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए. This can at maximum go to 1. ठीक है? And any R square, in my opinion, above 85 is problematic because it shows you कि आपका मॉडल ओवरफिटिंग कर रहा है. It's too good to be true. But this is only one of the measures जो कि मॉडल को या आपके रिजल्ट्स को वैलिडेट करता है. It's not the only one. ठीक है? So just look at the R square. The R square looks reasonable. जी आमिर, आपको क्वेश्चन था? किसी anyone had a question? मोहसिन जी फिट और अनफिट का बता दें कि मतलब किस तरीके से ये प्लीज. हाँ जी, ये जो आर स्क्वायर है ना वो ये सिर्फ ये बता रहा है कि y इज इक्वल टू x1 प्लस x2. हमने ये एक अदर इक्वेशन बनाई थी ना. सो इस x के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, जो मूवमेंट आ रही है, और x2 के अंदर जो मूवमेंट आ रही है वो y की कितनी मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रही है या उनमें आपस में कोरिलेशन या टेंडमनेस कितनी है. आर स्क्वायर ये जो है ना ये इस चीज का मैयर है, ये बताता है. ओके. अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज मैंने आपको कही थी वो पी वैल्यू थी. मैंने कहा था पी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. तो मुझे कोई बता सकता है कि ये पी वैल्यू क्या है, कितनी है ये? सर एक्सक्यूज मी, ये दोबारा रिग्रेशन का रिपीट कर लेंगे?
अच्छा मुझे अच्छा रिपीट क्या करना है, माय अपॉलॉजीज। एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? जो आपने सारा जो नई शीट पे बनाया डेटा एनालिसिस टूल यूज करके एक्सेल में, वो जरा दोबारा अच्छा अच्छा एक्सप्लेनेशन दूं या ये नए सिरे से बनाऊं? नहीं जी नई सिरे से बनाओ, मतलब एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, बस वो बता दें कि आपने क्या कैसे। अच्छा चलिए मैं बता दूं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ जी। मैं ये आंसर देता हूँ अभी आर स्क्वायर, इसका एडजस्टेड आर स्क्वायर। मैंने बनाया इस तरह कि मैंने जो है ना डाटा एनालिसिस भी किया, आई कॉल्ड इन द रिग्रेशन टूल। वाई के अंदर आई गेव द इनपुट ऑफ दिस, एक्स के अंदर जो है आई गेव द इनपुट ऑफ दिस, both of these variables because these are the x variables, and then I checked this box labels because मेरे data में labels हैं, and then I just press OK, तो मेरे पास ये result आई on a new sheet। ठीक हो गया? अच्छा इसके बाद अगला सवाल ये था कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या फर्क है। सो कल आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को एक फैक्ट बताया था कि जो आपके सैंपल के और जो पॉपुलेशन के फॉर्मूलाज होते हैं उनमें एक माइन्यूट डिफरेंस ये होता है कि जो है ना पॉपुलेशन के फॉर्मूला में नीचे हमेशा n आ रहा होता है, सैंपल के फॉर्मूला में हमेशा n-1 आ रहा होता है। याद है आप लोगों को? यस ठीक है। और वो क्यों आ रहा होता है? बिकॉज हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। देयर रोल रिवॉल्व्स अराउंड जनरेटिंग डीपर इनसाइट्स बाय एनालाइजिंग डेटा एंड यूजिंग डेटा साइंस एंड एडवांस एनालिटिक टेक्निक्स। अब एक और चीज जो है जो कि नोट करने वाली है वो ये है कि अ डेटा एनालिस्ट कैन इजीली ग्रेजुएट टू अ डेटा साइंटिस्ट रोल, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरली द अदर वे अराउंड। अ डेटा साइंटिस्ट बाय डिफॉल्ट इज नॉट नेसेसरली अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट जो है अपने आप को अपस्किल करके नई टेक्नोलॉजी सीखकर डेटा साइंस के या मशीन लर्निंग इंजीनियर के रोल में जा सकता है, ठीक है। बट हर डेटा साइंटिस्ट जो है ना वो डेटा एनालिस्ट नहीं होता। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ये जनरली एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है जिसमें यू नीड गुड ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस नॉलेज एंड कंप्यूटर साइंसेस। सो ठीक है, इसके अलावा their role revolves around generating deeper insights by analyzing data and using data science and advanced analytic techniques. From predictive modeling to creating recommendation systems, their work remains unstructured but highly valuable. Of course, इनके पास बहुत ही obscure किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके ऊपर फिर इन्हें जो ना अपनी डेटा साइंसेस का जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है वो लगानी पड़ती है in order to come up with answers. And last but not the least, there are business stakeholders who are tasked with continuously creating value for both the consumers and the product organization they work for. इनका stakeholders का रोल और प्रोडक्ट मैनेजर का रोल जो है वो काफी ज्यादा अलाइन होता है आपस में, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको पहले भी डाला है। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं दे डू नॉट वर्क ऑन द टेक्निकल साइड एट ऑल। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। सो दे आर मोर ऑन द स्ट्रेटेजी साइड एंड द एग्जीक्यूशन साइड, ठीक है। So they work in tandem to meet the expectations set by the consumer and improve the value proposition that their product offers while optimizing the return on investment of their efforts and achieving organization targets. इस पूरी डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इनका टेक्निकलिटी जो है ना, टेक्निकल रोल बहुत कम होता है। They are generally on the strategy side or on the execution side of the business, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक जनरल ओवरव्यू जो है एक एनालिटिकल इकोसिस्टम का, या एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एनालिटिक्स चल रही है, अब दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम यू नो इकोसिस्टम, डेटा एनालिटिक्स इकोसिस्टम। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में ये कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं चल रहा होता, लेकिन जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, यू कैन जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। फ्रंट एंड पे you always have your consumer applications, ठीक है, जहां पर you have your customers and then you have your product managers,
जो कि जो है ना इनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे, इनको मॉनिटर कर रहे थे. देन यू हैव योर बैक एंड सर्विसेज, यू हैव योर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस सर्विसेज, यूजर मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, कंटेंट सर्विसेज हैं, रिकमेंडेशन इंजन अगर कोई चल रहे हैं आपके, बिलिंग की कोई सर्विसेज हैं, ये यहाँ पर बैकएंड में आएंगी. और यहाँ पर भी प्रोडक्ट मैनेजर और डेटा इंजीनियर्स जो हैं, सॉरी डेटा आर्किटेक्ट्स जो हैं यहाँ पर जो है बेसिकली काम कर रहे थे. क्यों? क्योंकि डेटा आर्किटेक्चर का जो बंदा है उसकी ने बेसिकली डिसाइड करना है कि इन डेटा, ये जो इन सर्विसेज से जो डेटा जनरेट हो रहा है ये डंप और कलेक्ट कैसे होगा. ठीक है ना. तो टेक्निकल आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्चर का जो बंदा है वो बेसिकली इस चीज को मैनेज कर रहा था. अब देन इस रॉ डेटा को आपने किसी तरह पाइपलाइंस के जरिए इंजेस्ट करवाना है, जहां पर बहुत सारे रोल्स हैं यहां पर सिचुएटेड होते हैं. सो जनरली जो डेटा एनालिटिक्स का इकोसिस्टम है ना, आई वुड से वो 70 to 80% जो है ना वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होता है. ज्यादातर रोल्स यहां पर होते हैं. So इस raw data को you move it through some sort of a pipeline into some sort of an analytical storage system, जहां पर फिर इसके ऊपर किसी किस्म का ETL का प्रोसेस किया जाता है और उससे फिर ना सिर्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाए जाते हैं बल्कि उससे डेटा साइंसेस के प्रोजेक्ट्स भी उसी से निकाले जाते हैं और एनालिसिस का काम भी उसी से होता है. इसी वजह से आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल्स नजर आएंगे. You would see the product manager, you would see the architecture guy, the engineer, the QA guy, the analyst, and the data science engineer, all working over here in this section. And to be honest, what we are learning in this course would primarily be mostly associated with this, and to a very brief extent to this as well. तो हम लोग भी जो भी लर्न कर रहे हैं वो प्राइमरीली इन एरियाज को कवर करता है. बाकी ये सारे का सारा जो ये जो काम है, इंजेक्शन का जो काम है और ये जो डेटाबेस को बनाने का जो काम है, ये इसको तो हम टच बेस भी नहीं कर रहे बिकॉज ये हमारे प्रीव्यू के अंदर ही है. ठीक है. अब उसी की बेसिस के ऊपर, इसी फिर एनालिसिस वगैरह की बेसिस के ऊपर, और यही जो मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह बनते हैं, फिर आप जो है ना आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं. इसी की बेसिस पे फिर डिजिटल मार्केटिंग की डिसीजन मेकिंग होती है और इसी की बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि यार आपने किस बिजनेस से किस मार्केट में रहना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या प्राइसिंग करनी है, क्या जो है ना बेसिकली कंटेंट डेवलप करना है और किस मार्केट में रहना है और किस में नहीं रहना. सो ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू है इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा होता है और ये सारे रोल्स आपस में कैसे जो है ना एक दूसरे के साथ कोहेजन में काम कर रहे हैं. सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? Is this clear? जी मोहसिन, this is clear. अच्छा मोहसिन, this is actually quite an informative slide. ये मिल जाएगी हमें? सर मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा, कोई मसला नहीं. ये मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ. चलो, थैंक यू सो मच. ये मैंने स्लाइड सेट में एक्चुअली डाला हुआ नहीं है, ये मैंने सेपरेट रखा ना. लेकिन मैं अगर आप लोगों को ये विजुअल्स जो है ना स्लाइड्स में डाल के दूं, क्योंकि ये नीचे जो है ना इनका स्टेप बाय स्टेप सारा बयान हुआ है, हर सेक्शन अलग बयान हुआ है, तो आप लोग इसमें से भी गो थ्रू कर लीजिएगा. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना. मैं इसको बड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि हम ये यहाँ पर जनरली बहुत, बिकॉज ये मैं किसी की स्लाइड, अली अंजुम की स्लाइड में एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन द होल इकोसिस्टम. ठीक है ना. तो मैं ये आपको दे दूंगा तो आप लोग इसको खुद स्टडी कर लीजिएगा हर सेक्शन पे. बिल्कुल ठीक है. लेकिन ओवरऑल होता यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही रोल्स होते हैं और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जहां पर मैंने आपको बताया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जी अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और किसी का कोई सवाल? जी. I believe the general feedback अभी वो आ रहा है कि if you can stop today because I think it's quite a lot. जी बिल्कुल. मैं इससे ज्यादा आगे मैं जाऊंगा भी नहीं. मैं अगला जो हमारा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आगे अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा. ठीक है. मैं जो हूँ थोड़ा सा एनालिटिक्स के बारे में तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स हैं जो कि की जाती हैं थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में ब्रीफली बताऊंगा अगली क्लास में. ठीक है. थ्रू एग्जांपल्स, जो आपकी 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. ठीक है. और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एनालिटिकल इकोसिस्टम है, अगर उसको एज अ पिरामिड लिया जाए तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही होती है जनरली ऑन एन एवरेज. एंड देन उसके बाद जो है ना फिर हम वो इंडस्ट्री फोरकास्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे.
So that is going to be next week, inshallah. Thank you so much. No worries. किसी का यहाँ तक कोई सवाल? Any questions here? ठीक है guys, so if there are no questions, I'm going to stop the lecture. ठीक है, and I hope कि आप लोग जो है ना अपनी assignments करें. इसमें कोई problem हो तो let me know and I'll be glad to help. और अगर दरमियान में अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म को कोई confusion या सवाल हो तो please let me know. ठीक है guys, तो thank you so very much for your time, for listening me out, और इंशाल्लाह I'll see you guys next week. और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, मैंने आप लोगों को जो है ना जॉइंस की मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा फ्रॉम द डेटाबेस जो कि आप लोगों ने इंस्टॉल की हुई हैं, तो उनको करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट किया था किसी ने कि जॉइंस की अगर हमें कोई एग्जांपल्स जो है ना वर्केबल एग्जांपल्स दे दीजिए करने के लिए फॉर प्रैक्टिस. सो आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल. ठीक है ना, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो जस्ट गो थ्रू देम एंड ट्राई टू क्रिएट दोस जॉइन इन द एसएसएमएस इंशाल्लाह. सर काइंडली असाइनमेंट 2 के मार्क्स भी कर लीजिएगा अपलोड. वो मैं करवा देता हूँ जी. फरीना, जी. आर यू देयर? आप यहीं पर हैं? आर यू इन द क्लास? जी सर, वो मैं वेट कर रही थी कि सारे सबमिट कर दे तो फिर मैं उसको मार्क कर लेती हूँ. अच्छा, सर वो एक्चुअली इसका मतलब है कि जो मार्क्स आप देख रहे हैं वो फाइनल मार्क्स नहीं है, वो सेकंड असाइनमेंट के मार्क्स नहीं है. सर फिर वो फर्क क्यों है? आई मीन फर्स्ट में जब थे उसमें 100% थे मेरे, अभी जो शो हो रहे हैं उसमें 91% है, तो वो क्या है? आई मीन वो ऑफ कोर्स वो दूसरी होगी. रैंक शो हो रहा है आपका 91% या वो हो रहा है अपना मार्क्स 91% हो रहे हैं? सर वो रैंक होता है, मार्क्स होते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको. नहीं, रैंक सब रैंक थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्क सेपरेट चीज है. अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो रैंक आ रहा होता है, ये इस आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? ये ओवरऑल की सर रैंक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई. ओह सॉरी, माय बैड, माय अपॉलॉजीज यार. ये मैं शेयर कर लेता हूं दोबारा. जी अब नजर आ रहा है? यस, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ. ओवरऑल. अच्छा यार देखें, ये एक एलएमएस जनरेटेड फार्मूला है, मैं इसके ऊपर जो है ना असेसमेंट नहीं कर रहा था, इसको प्लीज इग्नोर करें. ये एक्चुअली ये फार्मूला चल कैसे रहा होता है, ये एक्चुअली इन सारों को जो है ना कंसिडर कर रहा होता है. ठीक है, मैं तो अटेंडेंस को और प्रोजेक्ट्स को और क्विजेस को अभी तो कंसिडर नहीं करता, मैं तो अभी सिर्फ असाइनमेंट्स की बेसिस के ऊपर ही रैंकिंग कर रहा हूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं एलएमएस की लॉजिक चेंज नहीं करा सकता. ठीक है, तो इस वजह से अगर लेट्स से कि आपकी कोई क्लास मिस हुई है या आपकी एक आधी अटेंडेंस ऊपर नीचे हुई है तो आपका रैंक ऊपर नीचे हुआ होगा, ये वजह होगी. लेकिन आई डोंट यूटिलाइज दिस ओवरऑल रैंक एट ऑल. ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि आपको उसके बारे में वरी करना चाहिए. ओके जी गाइस, इज दैट फाइन? या ये अच्छा ठीक है गाइस, सो दिस वाज इट. सो आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह. जी सोहेब, आपका क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे यही था कि फरीन कैन गाइड आपके जो लेक्चर स्लाइड्स हैं ऑन द डाइस पोर्टल वो किस तरफ लोकेटेड है, बिकॉज़ आई वाजंट एबल टू फाइंड. ठीक है फरीना, कैन यू प्लीज गाइड हिम? वो एक्चुअली इसलिए आपको नहीं मिलती बिकॉज वो हमें लेक्चर्स के अंदर जाके उन्हें खोलना पड़ता है, वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में डायरेक्टली नहीं पड़ी होती. फरीना, आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे इनको प्लीज? डाउनलोड तो नहीं होंगी, लेकिन जहां से रिकॉर्डिंग्स एक्सेस करते हैं ना, ये वहीं से आपको स्लाइड्स भी एक्सेस हो जाएंगी, जो हम कैलेंडर पे जाके लेक्चर पे जाते हैं. हम बेसिकली उस पे ना सिर्फ वीडियो में जो आपके ऑलरेडी आप दिखा रहे होते हैं ना वो ही आ रहा होता है, बट नॉट एज अ सेपरेट स्लाइड. अच्छा, उसमें आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप लोगों का राइट साइड पे ये पैनल आ रहा है, इफ यू कुड टेल मी कि जो सेकंड ये राइट साइड पे आपको पैनल अवेलेबल होता है? यू हैव दिस पैनल अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड लेक्चर्स के अंदर या नहीं?
जी I शोएब, don't- मेरा आप लोगों को अवेलेबल नहीं है? अच्छा, नो सर, ओके। फरीना, ये बेसिकली ये जो स्लाइड्स हैं, ये मुझे जो याद पड़ता है, ये तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये होता है कि आप लेक्चर्स में जाकर इफ यू ओपन अप द स्लाइड्स, तो ये इस तरह अवेलेबल हो जाती हैं, लाइक दिस, नॉट ओनली द रिकॉर्डेड स्लाइड्स। सर ये इसी तरह ना जब आप असाइन करते हैं तो जिस तरह रिकॉर्डिंग आ रहा होता है ना आपके पास, जब आप कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो उसी तरह नीचे स्लाइड्स का भी साथ ही आ रहा होता है। अब मैं आई डोंट नो कि इनको ये कंप्यूटर पे एक्सेस हो रहा है या नहीं। अच्छा, शोएब आप एक काम कीजिएगा, आप ग्रुप में ना मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें अपनी लेक्चर्स वाले उसका पेज का, ठीक है? कहें तो अभी मैं मैं दिखा देता हूँ, अभी जो मेरे अच्छा, पास हाँ, अभी दिखा दें, मैं इसको आई विल मेक यू द होस्ट, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखा दें, क्योंकि ये इस तरह नजर आनी चाहिए आपको जिस तरह मैंने दिखाई है। Okay, so can you see my screen? अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। Okay. सर आपकी अपनी स्क्रीन शेयर हुई हुई है। जी, मैंने बंद कर दी। जी, ऐसे अब लोड अप हो रही है, ठीक हो गया? This is a screen that I can see. अच्छा, कैन यू गो टू लर्न प्लीज, गो टू लेक्चर्स, ठीक है, एक पास्ट लेक्चर में जाएं तो। अच्छा, आप री अटेंड दबा सकते हैं, जरा आपने एक्चुअली रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया, री अटेंड दबाइएगा जरा जाकर। ठीक है, मैं एक्चुअली मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ना वो एक्सेस नहीं है स्टूडेंट पोर्टल की, मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साइड। हाँ, अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि आपके पास ना ये स्लाइड्स यहाँ पर आ रही है। ओके, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली, और ये क्योंकि यू हैव अ लाइफ टाइम एक्सेस टू दिस, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रिव्यू देम। राइट, थैंक यू सो मच। No worries. ठीक है guys, so if there are no other questions, so I will then inshallah see you guys next week, hopefully, or then we'll take it from there. Right, sir. Thank you, sir. Thank you everyone, thank you very much for your time, or inshallah we'll see you next week. Allah Hafiz.